वाल्मीकि जी ने क्रौंच को मरते देखा तो उनके मन में कविता आई। तो आपने ऐसे क्या देखा कि व्यंग्य विधा अवतरित हो गई आपके अंदर? वैसे देखिए, मैं समझता हूँ कि समाज, देश, दुनिया में रोज क्रौचवध हो रहा है व्यंग्य के लिहाज से, है ना। अब ये आपके अंदर है कि आपके अंदर शायद कविता की संभावना हो, संवेदना हो। व्यंग्य में संवेदना तो चाहिए, कविता वाली संवेदना। बिना कविता के संवेदना के आप व्यंग्य नहीं लिख सकते। ये मेरा मानना है कि आपके अंदर व्यंग्य की संवेदना चाहिए, पर आप में एक व्यंग्य का एंगल चाहिए। कभी मांगोगे 100 मिल जाएंगे जी जी। आपको, कहानीकार, कथाकार, नाटककार, समरसेट माम से लेके जानो क्या क्या मिले। पर जब आप कहोगे व्यंग्यकार तो आपको गिने चुने 4 या 5 लोग हैं। डेमोक्रेसी में कोई ज्यादा गुंजाइश होती है क्रौचवध की? डेमोक्रेसी में ज़्यादा है या ऑटोक्रेसी में है, मतलब तानाशाही में, या वो तानाशाही जो अपने आप को डेमोक्रेसी बताती है। वो कहते हैं, देखो डेमोक्रेसी कहने में बड़ा मजा आता है। हाँ। मैं पूरा तानाशाह हूँ, मैं आपकी ऐसे कर दूंगा, मैं आपसे अपने विरुद्ध एक बात नहीं सुनना चाहता। पर मैं बाहर जब मीडिया के सामने आऊँगा, इस कैमरे के सामने जैसे मैं बैठा हूँ, मैं कहूँगा यार मैं भैया तानाशाह नहीं हूँ, मुझसे बड़ा हुए मैं सब कुछ, हर विरोध सहने को तैयार हूँ। तुम कुछ भी कह लो, मुझे गाली दे लो, पर तेरी हिम्मत है मुझे गाली देने की, ये कहा जा रहा है। तुम गाली दो, ब्रिजेश राजपूत साहब मुझे गाली दीजिए, देखे देखिए। हाँ, साथ में ये भी है कि तुम दे लो बेटा मेरे को, अभी तो कर लूँगा। ये मेरा डेमोक्रेटिक फेस, पर मेरा पर्दे के पीछे जो फेस है वो तानाशाह का फेस। तो तानाशाही और डेमोक्रेसी मिलके जो चेहरा बनता है वो हिंदुस्तानी राजनीति का चेहरा है। वो केवल प्रधानमंत्री से नहीं शुरू होता, और आज के प्रधानमंत्री नहीं शुरू होता। क्या इंदिरा गांधी में वो नहीं था? नेहरू जी में क्या नहीं था? नेहरू जी में भी वो डेमोक्रेसी के पीछे एक ऑटोक्रेटिक फेस था, जो कि वो खुद कहते थे कि भाई मेरी इतनी तारीफ मत करो कि मैं तानाशाह बन जाऊँ। ये उनका कहना है कि आपको जब पॉपुलर होते हो तो आप तानाशाह हो जाते हो। और ये तानाशाही जाके धीरे 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 जाए तो सरपंच के लेवल पे भी, कि सरपंच गांव में बड़ा अच्छा काम कर रहा है पर 2 आदमी गांव में उसके विरोध करते हैं, तो सरपंच करता है तेरी बताता हूँ। तो डेमोक्रेसी, और वैसे भी राजाओं का जमाना था तब भी, हर जमाने में क्रौच मरने के लिए पैदा हुआ। तो आपके सामने कब क्रौचवध हुआ और आपने उसको? बचपन से देखा मैंने। बचपन से मैं कहूँ तो मेरे पिता डॉक्टर थे। चलिए मैं अपने घर से उदाहरण देता हूँ कि मैंने वहाँ क्रौचवध क्या देखा। मेरे पिता डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे, और 50 गांव में अकेले डॉक्टर होते थे। बड़ा जलवा था, हर आदमी नमस्ते कर रहा है, मतलब क्योंकि डॉक्टर साहब हैं। वो मरीजों को भी ठुकाई करते थे। हाँ, कि तो जैसे कहा साहब 7 दिन से बुखार है, तो 2 थप्पड़ मरीज को लगाए, 2 थप्पड़ साथ वाले को लगाए। इतने दिन बाद आ रहे हो, 7 दिन बाद, कि क्या कर रहे थे तुम, है ना। हाँ, और अपने घर में जो काम करते थे, जो वार्ड बॉय वगैरह थे अस्पताल के, वो घर में भी काम करते थे, वो बेचारे पिटाई खाते थे। मैंने अपने पिता पर एक संस्मरण लिखा था, एक अफसर की मौत। आपकी बहन की शादी का भी जिक्र हाँ, था। उसमें बहुत सारा है। उसमें आप लोगों तो उसमें ये जो चीज़ है ना, ये मैंने तब से देखा है। तो मैंने जिंदगी में आंखें खोल कर रखी क्रौचवध के लिए, तो मैंने सब जगह देखा। और फिर आप जब पढ़ने गए रीवा मेडिकल कॉलेज तो वहाँ भी आपने सब देखा? वहाँ तो नरक यात्रा लिख दी। वहाँ तो बहुत कुछ देखने मिला। आप देखिए, किसी भी सिस्टम में घुसते हुए आपकी आंख चाहिए। हमेशा कहते हैं ना कि वो आंख आपके पास है कि नहीं। क्रौचवध हो गया, एक पक्षी मरा पड़ा है और मेरी आंख वो है कि यार इसका मीट खाऊंगा, बड़ा अच्छा हो गया तो चलो यार इसके ऊपर। तो ये भी एक दृष्टि है कि अच्छा एक तीर मारा, साला मर गया, अब तो यार इसका मीट खाएंगे, इसकी रील बना दो। तो हाँ, इसकी रील बना, हाँ आज के डेट में रील बना लो, इसकी रील बना। तो आप तो बड़े खुश हैं कि यार क्रौचवध हो गया। तो आपका ये भी तरीका हो सकता है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में घुसा और मैंने मरीजों की हालत देखी सरकारी अस्पताल में, और मैं देखता था वो पहला गांव में इतना गरीब था रीवा, कि जो आता था गांव में गरीब, जो जिसको ओपीडी में आपने देख ही लिया तो बहुत खुश है भगवान कि भगवान ने मुझे दर्शन कर दिए। तो आप पूछे क्या हो गया, क्या करते हो, पहला प्रश्न हम हमेशा ही पूछते हैं आप क्या काम करते हो। 90% उन गरीबों का उत्तर पता क्या होता था? रीवा की भाषा में बोलते थे कि हम आपके तलवे झाड़ के खाते। वो पहले, सर हम तलवे झाड़ के खाते, मतलब आप चलते हो तो जो कहीं आपके गेहूँ मिल जाए उससे हम बटोर के खा लेते थे। ये दरिद्रता की पराकाष्ठा है जो वो कहना चाहता है कि सब मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं तो इतना दरिद्र हूँ। आप उसके पीछे में इम्प्लाइड ये है कि कृपा करो, हम तो इतने दरिद्र हैं कि हम तो आपके तलवे झाड़ के खाते थे, तो हमें प्लीज़ ऐसा।
तो मुझे लगता था ये आदमी इतना नीचे आना पड़ा इसको अपनी दया दस्तरी मांगने के लिए भी। सिंपल कह सकता है उसे गरीब हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी जी। पर वो जानता है कि नहीं, इतने पे आदमी पिघलेगा नहीं, सर ये बहुत पावरफुल है, ये डॉक्टरी कुर्सी बैठा। तो वो अपने आप को दरिद्रतम घोषित करने के लिए, आपसे दया की पूरी मांग करने के लिए वो कह रहा है सब मैं तो आपके तलवे झाड़ के आता। तो ये हर चीज़, चूँकि मैं उस निगाह से देखना सीख गया था और कहीं था वो सेंसिटिविटी मुझे अपने पूर्वजों से मिली, मेरे पुरखों से मिली, मेरे नाना जी और मामा जी से मिली जो बहुत बड़े कवि थे। तो कवि वाली संवेदना थी और आंखें व्यंग की थी।